मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं लगातार हो रही हैं। काफ़ी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी हैं और अब जबकि मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सबको जानकारी पहुंचा रहा हूं, एक ही पुरस्कार की घोषणा शेष रह गई है और वह है इकोनॉमिक्स की। बाकी जिन पुरस्कारों की घोषणा हो गई है उनमें से 3 पुरस्कारों की बात मैं आज आपसे इसमें करने जा रहा हूं। और इससे पहले जो 2 पुरस्कार थे, उन 2 पुरस्कारों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। उस पर मेरे अपने अलग से जो ऑडियो लेक्चर्स हैं वो बाकायदे अवेलेबल हैं। देखिए, सामान्य तौर पर मैंने आप सबसे यही कहा है कि अब नोबेल पुरस्कार के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा भूल करके भी कि फिर हमें इसकी क्या जरूरत है जब पूछे ही नहीं जाते हैं। तो नॉट एट ऑल। यहां 2 बातें हैं। कुछ साल पहले तक स्पोर्ट्स पर प्रश्न पूछे जाने लगभग लगभग बंद से हो गए थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 सालों से स्पोर्ट्स पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी को आप एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं अब तो इस पर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, नॉट एट ऑल। और फिर नोबेल पुरस्कार जैसा जो पुरस्कार है, जो दुनिया का श्रेष्ठतम पुरस्कार है, उसकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहूंगा आप सबसे वो ये कि इस बार के 6 पुरस्कारों में से 5 तो घोषित हो चुके हैं अब, जबकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, महत्वपूर्ण इस मायने में कि जिसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वह है शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। शांति का नोबेल पुरस्कार। वैसे शांति और साहित्य, ये 2 के पुरस्कार हमेशा प्रमुख स्थान रखते हैं, लेकिन इस बार मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत ज्यादा मायने रखता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? आगे आइए पुरस्कार के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। इस बार का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है जापान के एक संगठन को, जिस संगठन का नाम है निहोन हिदनक्यो। निहोन हिदनक्यो, आधा क्यों। निहोन का मतलब होता है, जैसे जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, वही मतलब है जहां सूर्योदय होता है। और जो हिडन क्यों है उसका संबंध कहीं ना कहीं इमोशंस से है। मतलब एक ऐसा इमोशन जो व्यक्त नहीं हो पा रहा है। हम भावावेश में है, भावाकुल है, मतलब महसूस तो कर रहे हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे, चोक्ड हो गए हैं, हम अंदर से रुक गए हैं, बंद हो गए हैं। खैर, इस संस्थान को दिया गया है। चलिए, संस्थान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो परीक्षा की दृष्टि से इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, वो ये है कि ये जो संस्थान है यह परमाणु हथियारों से दुनिया को मुक्त करने के लिए लगातार संघर्षरत है। परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए। अब आप फिर से एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई, परमाणु हथियारों से मुक्त करने का तो जो मुद्दा है वो एक तरीके से पेरेनियल मुद्दा है, हमेशा बने रहने वाला मुद्दा है। तो ऐसा इसी बार क्या हो गया कि ये महत्वपूर्ण हो गया? दोस्तों, मैं अभी इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि जापान पर 9 अगस्त 1942 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और जैसे ही जापान पर परमाणु बम गिराया गया, वैसे ही आप कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म सा हो गया। इसमें अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं 70,000 लोग मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख लोग मारे गए। उस समय जितने भी लोग मारे गए होंगे वो मारे गए होंगे, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक था ही, बहुत ही अमानवीय था ही। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो किसी तरह से बच गए, वो बचने की यातना लगातार भुगतते रहे हैं और अभी तक भुगत रहे हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, वो लगातार भुगत रहे हैं। रेडिएशन के कारण, विकिरण से जो उनको स्वास्थ्य की परेशानियां हुई, आज भी भुगत रहे हैं। भोपाल में भी लगभग लगभग यही हुआ था। भोपाल में जब गैस रिसाव हुआ था 1984 के लास्ट में, उस समय जितने लोगों की मृत्यु हुई उतनों की मृत्यु तो हो गई, लेकिन जो बच गए, गैस के प्रभाव वाला जो जीवन था वो जीने को मजबूर हो गए। ये सबसे खतरनाक बात होती है। तो जो लोग बच गए, उन बचे हुए लोगों ने अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है हिबाकुशा। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, हिबाकुशा। ये हिबाकुशा का क्या मतलब हुआ? जापानी शब्द है। ये जो हिबाकुशा है इसका मतलब है बम से बचे हुए लोग, और इन लोगों ने मिलकर फिर निहोन हिदनक्यो की स्थापना की है। तो अब देखिए, सीधी सी बात हो गई कि जो निहोन हिदनक्यो है उसके 2 मुख्य काम हो गए। पहला तो यह है कि इसके जो सदस्य हैं
वो सदस्य लोगों तक जाते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, उन्हें प्रमाण देते हैं ताकि इनके मन में जो परमाणु जो हमले होते हैं उनके खिलाफ खौफ बैठ सके और उसके विरोध में अपनी चेतना जागृत कर सके। और इसी के साथ ही यह भी है कि ये अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया जाए, और उस जो परमाणु हथियार लगातार बनते चले जा रहे हैं उस मुहिम को रोका जाए, या यूं कह लीजिए इसे कि इनका स्वप्न है परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया स्थापित करना। अब आप देखिए कि जब इन्हें पुरस्कार दिया गया, घोषणा की गई, तो इनके योगदान को किस रूप में याद किया गया है। परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है। और फिर जो नोबेल कमेटी है वो कहती है यह हमें अवर्णनीय का वर्णन करने, यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसका भी वर्णन करने। जब परमाणु संघार होते हैं तो उसका वर्णन कम कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम बम गिराते हैं तो शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि बाप रे बाप क्या होने जा रहा है। उसका वर्णन करने, अकल्पनीय के बारे में सोचने, शायद हम सोच नहीं पाते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। अकल्पनीय के बारे में सोचने और परमाणु हथियारों के कारण होने वाले अकल्पनीय दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करता है। यह आप यूं कह लीजिए कि इनका जो प्रशस्ति पत्र है वह उसका हिस्सा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कही गई बातें हैं। अब मैं इस तथ्य पर थोड़ी सी बात करूंगा कि मैंने क्यों कहा कि इस साल मुझे यह सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मालूम पड़ रहा है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले पुतिन साहब ने, यानी कि रूस के राष्ट्रपति ने, एक बात कही, और सच पूछे तो उस बात ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। पुतिन साहब ने कहा कि हमारे पास जो परमाणु अस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए अभी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, और हम उन रूल्स रेगुलेशन को बदलने जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। और यहां तक उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम इस तरह के बदलाव करें कि यदि हमारे ऊपर कोई परंपरागत हथियारों से आक्रमण करता है तो भी हम परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल कर सके। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल अगर कोई आप पर कर रहा है तभी आप परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल कीजिए। उसे भी पुतिन साहब ने किनारे कर दिया है। सोचिए कि कितनी भयावह बात है, और ये खासकर उस दौर में जबकि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। युद्ध के और मोर्चे देखिए। दूसरा मोर्चा आप फिलिस्तीनी और इजराइल का देख रहे हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते अब इजराइल और लेबनान में हो गया है। और फिर उत्तरी कोरिया के बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं कि वो परमाणु अस्त्रों के जखीरे को कैसे लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, और वो धमकियां देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे दौर में क्या आपको नहीं लगता कि परमाणु अस्त्रों का विरोध करने वाले या परमाणु मुक्त विश्व की कल्पना करने वाले संगठन की जो अहमियत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार दक्षिण कोरिया की लेखिका है, नॉवेलिस्ट हैं, हान कांग। हान कांग, उनको दिया गया है। इनकी उम्र केवल 53 ईयर्स की है, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लेखिका 53 ईयर्स की उम्र में या कोई लेखक नोबेल प्राइज प्राप्त कर सके साहित्यकार। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली कोरियाई महिला हैं। राइट। जो अगला पुरस्कार है दोस्तों वो रसायन का पुरस्कार है। रसायन 3 लोगों को दिया गया है। इसमें जो 2 वैज्ञानिक हैं वो अमेरिका के हैं और एक हैं वो ब्रिटेन के हैं। जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं उनके नाम है डेविड बेकर और जॉन जंपर। मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, एक बार ध्यान से बस सुन लीजिए। अमेरिका के वैज्ञानिकों का नाम है डेविड बेकर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जॉन जंपर। और जो तीसरे वैज्ञानिक हैं वो ब्रिटेन के हैं, उनका नाम है डेमिस हसाबिस। डेमिस हसाबिस। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो खासकर प्रोटीन की संरचना को डिकोड करने और नए प्रोटीन बनाने के लिए दिया गया है। मतलब इन्होंने जो फार्मूला दिया है, जो खोज की है, उसके तहत
बाकायदे अब प्रोटीन की संरचनाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और नए प्रोटीन भी बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सोच के देखिए कि खासकर दवाइयों के निर्माण में इसका कितना बड़ा योगदान होगा। पुरस्कार में यह कहा गया है इनको देते हुए कि यह पुरस्कार अमीनो एसिड अनुक्रम और प्रोटीन संरचना के बीच संबंध स्थापित करने वाले शोध को सम्मानित करता है। तो दोस्तों, ये थी इस बार के 3 नोबेल पुरस्कारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।